ब्राह्मण की बेटी 4। ब्राह्मण की बेटी। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रकरण 4। संध्या का स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से बिगड़ता जा रहा है। पिता के उपचार से लाभ होना तो दूर रहा, उल्टे हानि हो रही है। जगतधात्री डॉक्टर विपिन से संपर्क करने को कहती और संध्या असमति में झगड़ा करती। आज शाम संध्या द्वारा बनाए साबूदाना को अनमने भाव से निगल गई, क्योंकि यह पथ्य उसे कभी रुचिकर नहीं रहा, किंतु आज मां उपालंब से बचने के लिए वह न चाहते हुए भी निगल गई। वह इस तथ्य से भली प्रकार परिचित थी कि उसकी मां का सारा ध्यान इस ओर टिका होगा कि लड़की ठीक से खाती है या नहीं। खाने से पहले वह किसी पुस्तक को पढ़ रही थी। ज्यों ही वह गोद में खुली पड़ी पुस्तक को समेटने लगी, त्यों ही उसने खिड़की से अपने को बुलाए जाने की आवाज को सुना। बाहर आकर उसने देखा कि सामने अरुण खड़ा आवाज लगा रहा था, चाची घर पर हो? समीप आकर अरुण बोला, हाँ, किंतु तुम इतनी मरियल कैसे हो गई हो? कहीं फिर से बीमार तो नहीं पड़ गई? यही लगता है, किंतु तुम भी तो मुझे स्वस्थ नहीं दिखते। हंसकर अरुण बोला, जब दिन भर नहाना खाना कुछ भी नसीब नहीं हुआ तो चेहरे का मुरझाना तो निश्चित था। तुमने पैटर्न की फरमाइश की थी, पूरे दिन उसकी खोज में भटकता फिरा। यह कहते हुए अरुण ने अपने बैग से कागज का एक बंडल निकालकर संध्या को थमा दिया और बोला, चाचा तो बाहर निकल गए हों, किंतु चाची दिखाई नहीं देती, वह कहाँ गई है? पिछले शनिवार को घर न आने पर तुम्हारा सामान लाने में देर हो गई। संध्या बोली, स्टेशन से घर न जाकर सीधे इधर चले आए हो, ऐसी क्या जल्दी थी? घंटे भर बाद आते तो क्या अंतर पड़ जाना था? अरुण बोला, मेरा खाना पीना तो संध्या के बाद होगा, कोई जल्दी नहीं, किंतु तुम्हारा जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाना भारी चिंता का विषय है। संध्या के बाद शब्दों में श्लेष था। छिपा अर्थ था, पहले संध्या खोएगी तभी तो अरुण खा सकेगा। इस तथ्य को समझते ही संध्या के कान लाल हो उठे और हृदय में आनंद दौड़ गया, किंतु ऊपर बाहर से संध्या ने अपने को ऐसा सामान्य दिखाया मानो वह कुछ समझी ही न हो। फिर भी श्लेष का प्रयोग करती हुई संध्या बोली, अब संध्या होने में भी कितना समय बचा है, अधिक देर करना ठीक नहीं, जाकर नहा खा लो। हंसता हुआ अरुण उत्तर तो देना चाहता था, किंतु सामने आ खड़ी चाची की मुखमुद्रा को देखकर चुप हो गया। क्रुद्ध जगतधात्री भुनभुनाती हुई कमरे से बाहर हो गई। बाहर आने से पहले लड़की से बोली, बेटी, पहले मुंह रखे पान चबाना छोड़ो और थूक कर बाहर फेंक दो, फिर जी भर कर हंसी मजाक कर ही रहो। चुपचाप खड़े अरुण न यह सब सुना तो अपने को एकदम आहत अनुभव करने लगा। संध्या को माँ का कथन सही नहीं लगा। दोनों का चेहरा एकदम काला पड़ गया, मानो प्रकाश का स्थान संध्या के अंधकार ने ले लिया हो। काफी देर तक हकाबका रहने के बाद संभली संध्या पान थूककर दुहखी स्वर में अरुण से बोली, तुम अपने को अपमानित देखने के लिए इस घर में क्यों आते हो? क्या तुम हम लोगों का सर्वनाश करके प्रसन्न होगे? कुछ देर की चुप्पी के बाद अरुण बोला, संध्या, तुमने मुंह का पान थूक दिया है, इसका अर्थ है कि तुम मुझे सचमुच अछूत मानती हो। सहसा आंसू बहाती हुई संध्या बोली, तुम्हारा न तो कोई धर्म है और न कोई जाति, किंतु मैं पूछती हूँ कि तुमने मुझे क्यों छुआ है? चकित विस्मित हुआ अरुण बोला, संध्या, क्या कहती हो, मेरी कोई जाति और धर्म नहीं है। संध्या दृढ़ स्वर में बोली, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, तुम विलायत गए हो या नहीं, इसलिए तुम लेच हो और इसीलिए तुम्हें उस दिन माँ ने पीतल के लोटे में पानी दिया था। क्या यह भी भूल गए हो? नहीं, मुझे याद नहीं, किंतु क्या तुम भी मुझे अछूत मानती हो? मेरे मानने से क्या होता है? तुम तो जिस दिन से लोगों की मनाही को इनकार कर विलायत गए हो, उसी दिन से सबकी दृष्टि में अछूत बन गए हो। अरुण बोला,
किंतु मैं सोचता था, तुम क्या सोचते थे कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ? अरुक इसका कुछ भी उत्तर न दे सका, किंतु कुछ देर बाद वह बोला, इसका अर्थ है कि मुझे अब इस घर में नहीं आना चाहिए, किंतु मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम मेरी उपेक्षा मत करो। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे लिए मुझे लज्जित होना पड़े अथवा पश्चाताप करना पड़े। संध्या बोली, अरुण भैया, क्या तुम्हें भूख प्यास नहीं सताती, जो बेकार में इतनी देर से मुझसे उलझ रहे हो? मैं तुमसे भला क्यों उलझाने लगा? अपने से घृणा करने वाले से उलझने में भला कौन सी समझदारी है? यह कहकर अरुण बाहर चला गया और पाषाण प्रतिमा बनी संध्या एक तक उसे देखती रह गई। प्रसन्न होकर लौटी संध्या की माँ बोली, अच्छा हुआ जो चला गया, अब कभी इधर मुंह नहीं करेगा। संध्या को मानो बिजली का करंट लगा। क्या कहा? माँ बोली, बेकार में तुझे छू गया, जा कपड़े बदल ले। बेटी के मन की प्रतिक्रिया को माँ समझ न सकी, इसीलिए बोली, अरुण कृस्तान जो ठहरा, कपड़े जो बदलने ही होंगे। अरे कोई विधवा अथवा वृद्ध तो उससे छू जाने पर स्नान के बाद ही शुद्ध होती। उस दिन रासो मौसी माना कि वह अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनती है, फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि आचार की रक्षा में वह आदर्श है। दूल्हे की छोकरी के द्वारा न छुए जाने की कहने पर भी मौसी ने नातिन को नहलाकर ही दम लिया। संध्या ने कहा, ठीक है, मैं वस्त्र बदलकर आती हूँ। माँ आदर्श के महत्व पर भाषण झाड़ने जा रही थी कि पीछे से आ रही पुकार को सुनकर रुक गई। जगद्धात्री घर में होने कहते हुए गोलोक चटर्जी उसके घर के आंगन में आ खड़े हुए। चटर्जी महाशय का स्वागत करती हुई जगद्धात्री बोली, अहो भाग्य, जो आज सुदामा की कुटिया में कृष्ण बनकर मामा पधारे हैं। जगद्धात्री मुस्कारा तो रही थी, किंतु रासमणि की बात के याद आते ही वह चिंतित हो उठी। संध्या उठकर खड़ी हो गई और गोलोक जगद्धात्री की उपेक्षा करके संध्या की और उन्मुख होकर बोला, कैसी हो संध्या? कुछ दुबली लग रही हो। स्वास्थ्य तो ठीक चल रहा है ना? सकुचाती हुई संध्या बोली, बाबा मैं ठीक हूँ। माँ नकली मुस्कान चेहरे पर लाकर बोली, मामा वैसे तो लड़की ठीक है, किंतु पिछले महीने से रह रहकर ज्वर का आक्रमण हो जाता है। आज कितने दिनों के बाद साबूदाना खाया है? गोलोक बोला, अच्छा तो यह बात है। अरे विवाह न करके लड़की को कुंवारी रखोगी तो यह सब होगा। जिसे अब तक 2-4 बच्चों की माँ होना चाहिए था, उसे तुमने कुंवारी रख छोड़ा है। कब इसका विवाह कर रही हो? गोलोक की बात को बदलती हुई जगद्धात्री बोली, मैं ठरही औरत। तुम्हारे दामाद को इसकी चिंता ही नहीं है, वह तो अपनी डॉक्टरी में मस्त है। मामा अपने पति के व्यवहार को देखकर तो मन में आता है कि झूठी मोमाया छोड़कर काशी में सास के पास चली जाऊं। पीछे जो होना हो होता रहे, कहती हुई उसका गला रुंध गया और वह बिलखने लगी। गोलोक ने पूछा, वह पगला आजकल क्या करता है? जगद्धात्री बोली, वह ठीक से पागल भी तो नहीं, जो उन्हें घर में जंजीर से बांधकर रखूं। वह न तो पागल है और न ही समझदार। मेरा जीवन तो इस घर में बर्बाद हो गया है, कहती हुई अपने आंचल से आंसें पोंछने लगी। सहानुभूति में गोलोक बोला, इसमें तो कोई संदेह नहीं, किंतु बेटी तुम भी तो अपनी लड़की के हाथ पीले करने को उत्सुक नहीं लगती। तुम सोचती हो कि स्वयं लड़के वाले तुम्हारे घर अलख जगाएंगे। बेटी कुलीन परिवारों को यह सब शोभा नहीं देता। तुमने सुना ही होगा कि गंगा यात्रा के प्रसंग में भी कुलीनों ने अपने कुलधर्म की उपेक्षा नहीं की। मधुसूदन, सबकी लाज रखना तुम्हारा ही भरोसा है। जगद्धात्री बोली, मामा अब से यह किसने कहा कि हम भगवान के सहारे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? आज तक जब किसी कायस्थ ने भी पैर नहीं धरे,
तो मैं भाग्य के सिवाय और किसे दोष कह सकती हूँ। लड़की को कुएं में तो नहीं धकेला जा सकता, कुछ देखना तो पड़ता है। गोलोक बोला, यह तो सही है, देखूंगा। जाने की इच्छा पर भी संध्या सिर झुकाए वही खड़ी रही। उसकी ओर देखकर धूर्त गोलोक बोला, जगतधारी, यदि तुझे लड़की के लिए स्वयं नारायण नहीं चाहिए तो इसे मुझे क्यों नहीं दे देती? इस संबंध में कोई वादा नहीं है। तुम्हारी लड़की रानी बनकर पूरे इलाके पर राज्य करेगी। क्यों नातिन, मेरे बारे में तुम्हारा क्या राय है? संध्या पूरी तरह चिढ़ गई। अरुण और पिता के संबंध में माँ की बातों से वह पहले ही उखड़ी हुई थी। गोलोक के इस कथन ने उसके हृदय में आग लगा दी। वह क्रुद्ध स्वर में बोली, बाबा, अब तुम्हारी आयु 4 जनों द्वारा उठाए जाने वाली घोड़ी पर चढ़ने की है। हाँ, तुम्हारे इस घोड़ी पर सवार होकर आने पर मैं फूलमाला अवश्य डाल दूंगी, कहकर वह तेजी से भीतर कमरे में चली गई। लड़की की इस तीखी चोट से आहत गोलोक असंतुलित होकर बोला, लड़की तो तोप का गोला है। जगतधात्री, इस पर नियंत्रण रखना। मैंने सुना है कि यह तो बाप को भी खरी खोटी सूना देती है, किसी को नहीं छोड़ती। जगद्धात्री को इस बात का पहले से डर था। बीच में उसे कुछ देर के लिए अवश्य लगा कि गोलोक मजाक कर रहा था। यदि लड़की शाम को बाम्बी से जबरदस्ती न निकालती तो वह शायद सारी बातचीत को मजाक में उड़ा भी देती, किंतु अब तो स्थिति बिगड़ गई थी। जगतधात्री गिड़गिड़ाती हुई बोली, मामा, लड़की नादान है, उसकी बात का बुरा न मानना। उसकी ओर से मैं माफी मांगती हूँ। गोलोक बोले, मुझे उसका कथन अच्छा नहीं लगा और फिर तूने सुनकर भी उसे डांटा पटा नहीं। लगता है कि चींटी के पर निकलने लगे हैं। मधुसूदन तुम्हारा ही भरोसा है। जगतधात्री बोली, मामा, तुम्हारे सामने मैंने जवान लड़की को डांटना ठीक नहीं समझा। अब उसकी ऐसी खबर लूंगी कि फिर किसी के आगे मुंह खोलने से पहले उसे 10 बार सोचना पड़ेगा। गोलोक ने कहा, जगतधात्री, मेरे कारण बेटी को दुर्गति न करना। नासमझ छोकरी पर घर गृहस्थी का भार पड़ेगा तो अपने आप संभल जाएगी। अच्छा, यह बता कि अरुण अब भी इस घर में आता है? डरी हुई जगतधात्री को झूठ बोलना पड़ा, नहीं तो। गोलोक ने कहा, ठीक है, उसे मुंह न लगाना, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। संध्या बचपन से अरुण को भैया कहकर पुकारती है। अरुण के विलायत जाने से पहले दोनों काफी घनिष्ठता थी, किंतु अरुण इतनी छोटी जाति का ब्राह्मण था कि जगतधात्री उसके साथ संध्या के विवाह का स्वप्न भी नहीं देख सकती थी। अरुण के विलायत से लौटने पर दोनों की निरंतर और उत्तरोत्तर बढ़ रही घनिष्ठता और उनकी चढ़ती जवानी से जगतधात्री को दोनों के एक दूसरे को समीप आने की झलक मिलने लगी थी। फिर भी इस संबंध के परिपुष्टि होने की संभावना न होने के कारण जगतधात्री विशेष चिंतित नहीं हुई थी। अब दूसरों के मुंह से इस प्रकार के आरोप सुनने पर जगतधात्री के लिए इसकी अपेक्षा करना संभव न रहा। वह तीखे स्वर में गोलोक से बोली, मामा, वैसे तो किसी के मुंह पर हाथ नहीं रखा जा सकता है। जिसके मुंह में जो आए वह किसी के बारे में कुछ भी बक सकता है, किंतु मैं पूछती हूँ कि लोग मेरी लड़की के ही पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? क्या सारे गांव के लोगों के पास यही एक काम रह गया है? हंसते हुए गोलोक ने कहा, तुम्हारी शिकायत सही है, किंतु दूसरों को कुछ कहने से पहले अपने को संभालने में ही बुद्धिमत्ता है। जगतधात्री इसका उत्तर देने ही जा रही थी कि उसने तालाब से नहाकर आती संध्या को देखा। उसके तन के कपड़े गीले थे, सिर के बालों से पानी चू रहा था। लगता था कि उसने सिर पोंछा तक नहीं है। इस स्थिति में लड़की को घर में प्रवेश करते देखकर गोलोक ने चिंतित स्वर में कहा, जगतधात्री,
तुम तो कहती थी कि लड़की ज्वर पीड़ित है। शाम के समय इसे नहाना तो नहीं चाहिए था। जगतधात्री बोली, मामा, आजकल लड़कियों का यही हाल है। मन ही मन वह समझ गई कि लड़की ने अरुण के अपमान करने का दंड किया है। गोलोक बोला, इस तरह की बेपरवाही का परिणाम भयंकर हो सकता है। जो भी भाग्य में लिखा होगा वह भुगतूंगी। मेरे बस में क्या है मामा? यह तो ठीक है। अच्छा, यह बताओ कि इस घर में किसका शासन चलता है, तुम्हारा, तुम्हारे पति का या तुम्हारी लड़की का? इस घर में केवल मेरी नहीं चलती। तो फिर अपने पति से कह देना कि मोहल्ले से दूल्हे बागदियों को यथाशीघ्र चलता करें। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मुझे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। फिर मुझे कहने न आना। मधुसूदन तुम्हारा ही सहारा है। क्रुद्ध और उग्र स्वर में जगतधात्री ने पुकारा, संधू, इधर आना। कमरे में बाल पोंछ रही संध्या ने मुंह निकालकर पूछा, माँ, क्या बात है? जगतधात्री बोली, उन शूद्रों को तू हटाएगी या फिर कल नहाने से पहले झाड़ू मार मार कर मैं उन्हें भगाऊं? माँ, दुखी, असहाय एवं दरिद्र लोगों पर हाथ उठाना कौन सा वीरता का काम है? यह तो कोई भी कर सकता है। फिर भी उनके रहने में आपको क्या आपत्ति है? गोलोक ने कहा, आपत्ति की बात कहती हो तो सुनो। परसों मैं घूम फिर कर घर लौट रहा था तो देखा कि सड़क पर खड़ी बकरी को वह लड़की मार पिला रही है। मांड छिटक कर गिरना तो स्वाभाविक ही है न? गोलोक को अपने चेहरे पर ताकता देखकर समर्थन में बोली, इसमें कोई संदेह थोड़ी है। मांड के छींटे तो पड़ते ही हैं मामा। गोलोक ने कहा, अनजान में भले ही सांप का विष भी खा लिया जाए, किंतु जानबूझकर तो जीती मक्खी नहीं निगली जा सकती। संध्या की ओर उन्मुख होकर वह बोले, नातिन, तुम्हारी बात अलग है। तुम्हारी आयु की लड़कियां तो समय समय कभी भी स्नान कर सकती हैं, किंतु मुझ जैसे व्यक्ति के लिए तो यह सुविधाजनक नहीं है। अपने भीतर के उफान को दबाती हुई संध्या को कहना पड़ा था, बाबा, यह तो सत्य ही है, किंतु विचारणीय यह कि बाबूजी ने जब उन निराश्रितों को आश्रय दिया है तो उनके किसी दूसरे वैकल्पिक आवास की व्यवस्था किए बिना उन्हें उजाड़ना तो अन्याय होगा। इसके अलावा इस बाबूजी का भी अपमान ही कहा जाएगा। लड़की के इन तर्कों पर माँ को इतना क्रोध आया कि उसे लड़की से बात करना ठीक नहीं लगा। गोलोक ने कहा, ठीक है, वैकल्पिक व्यवस्था भी कुछ कठिन काम नहीं। अरुण के घर के पीछे बहुत सारी धरती पड़ती पड़ी है, उसे इन शूद्रों को बसाने के लिए कह दे। बागदी दूल्हे शूद्र होने पर भी स्वधर्मी हिंदू ही तो है। उसे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इससे उसकी जात के जाने का कोई खतरा भी नहीं है। यह कहकर गोलोक मामबेटी के चेहरे पर ताकने और मंद मंद मुस्कराने लगे। यह सुझाव जगतधात्री को उपयुक्त तो लगा, किंतु अरुण के नाम पर अनाड़ी लड़की कहीं भड़की न उठे, इस आशंका से उसने कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं समझा। जगतधात्री की सोच सही थी। उत्तेजित लड़की उचित अनुचित के विवेक को छोड़कर कठोर कर्कश स्वर में बोली, यदि जाति भ्रष्ट भी होती हो तो इसकी चिंता अरुण भैया को नहीं है। जात पात पर विश्वास न करने वाले इस बारे में सोचते ही कहाँ है। गोलोक ने हंसने की चेष्टा की, किंतु उसका चेहरा बुझ गया। वह झेम मिटाने के लिए बोले, इस विषय पर तुम्हारी उससे बातचीत होती होगी। खिलखिलाकर हंसती हुई संध्या बोली, क्या बात करते हो? जब वह आप जैसे बड़े लोगों को दो कौड़ी नहीं समझते तो मेरे साथ कहाँ से बात करेंगे? यह कहकर वह प्रतिक्रिया अथवा प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वहां से चलती बनी। जगतधात्री से अपनी लड़की का आचरण सहन नहीं किया गया, इसलिए वह क्रुद्ध होकर बोली, नादान लड़की, पराये लड़के पर मनगढ़ंत आरोप क्यों लगाए जा रही हो? उसने मेरे सामने आज तक ऐसी कोई बात नहीं की।
इसके लिए मैं गंगा की शपथ लेने को तैयार हूँ। पता नहीं घर के भीतर घुसी संध्या ने सुना या नहीं सुना, किंतु उसने उत्तर कुछ भी नहीं दिया। इस पर गोलोक ने कहा, जगद्धात्री, आजकल के सभी लड़के और लड़कियां ऐसे ही हैं। तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। हम 2 कौड़ी के हैं या लाख रुपए के हैं, यह तो तुम्हें समय बताएगा, किंतु आज तुम्हें यह चेतावनी देना आवश्यक समझता हूँ कि इस तेजतर्रार लड़की से जितनी जल्दी छुटकारा पा सकती हो पा लो, नहीं तो हाथ मलती रह जाओगी। जगद्धात्री गिड़गिड़ाकर बोली, मामा, मेरी अकल तो काम नहीं करती, तुम ही इस काम में मेरी कुछ सहायता करो ना। गोलोक प्रसन्न भाव से सिर हिलाकर बोले, ठीक है, अब मैं ही देखूंगा। विचारणीय तथ्य यह है कि तुम्हारी लड़की है, यदि दूर ब्याही गई तो इसकी सूरत भी देखने को तरसती फिरोगी। समीप का लड़का मिल जाए तो 2 समय लड़की को देखकर जी ठंडा कर सकोगी। इसलिए तुम्हें कहता हूँ कि लड़के की उम्र के पीछे मत जा। यह तो तुम जानती ही होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। भावुकता से आंसू पोंछती हुई जगद्धात्री बोली, मामा, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ, किंतु हाँ, यदि घर जमाई। बीच में ही गोलोक बोल उठे, अपने को ऐसी मंदभाग्य क्यों कहती हो? घर जमाई को तो यमराज समझना चाहिए। यदि कहीं से कोई गंवार भोंदू फंसा भी तो गांजा सुल्फा में सारी संपत्ति फूंक कर तुम्हें सड़क का भिखारी बना देगा। गोलोक के संकेत को समझकर तड़पती हुई जगद्धात्री बोली, मैं तो जीवन भर के लिए तड़ना जलना लिखा लाई हूँ मामा। मुस्कराकर गोलोक बोले, उचित समय पर उचित काम न करने वाला सदैव अपने दुर्भाग्य को कोसते देखा जाता है। जानती हूँ मामा, मैं सब जानती समझती हूँ, किंतु जरा यह भी सोचो कि एक अकेली स्त्री क्या कर सकती है। गोलोक बोले, अब तुम अकेली नहीं हो। जब तुमने मुझे यह काम सौंपा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोच विचार कर देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। इस समय देर हो रही है, आता अब जाना चाहूंगा। जगद्धात्री बोली, मामा, क्या खड़ेखड़े चले जाओगे? 2 पल बैठने का कष्ट नहीं करोगे? गोलोक बोले, पूजा का समय निकला जा रहा है, अब जाने दो, फिर किसी दिन आकर बैठूंगा। कहते हुए वह बाहर चल दिए। जगद्धात्री सम्मान दिखाती घर के दरवाजे तक उन्हें छोड़ने के लिए उनके पीछे पीछे चल दी।